ट्रेन में कहीं पर भी बैठने के लिए जगह नहीं है, इवन टॉयलेट भी ऑक्यूपाइड हैं। साल में एक आध मर्तबा जब ऐसे त्यौहार आते हैं और दिल में एक छोटी सी उम्मीद लेके घर की तरफ लौटता है तो उसका सफ़र कुछ ऐसा होता है। अपनों में त्यौहार मनाने की उम्मीद लिए जो लोग बिहार की तरफ लौट रहे थे, वो नौजवान जिन्होंने घर छोड़ा, महज 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपने बूढ़े माँ बाप, अपनी बीवी, बच्चे, अपना घर बार, अपना सुकून चैन सब छोड़ के मुख्तलिफ रियासतों का रुख कर रहे थे, वो अपनों में त्यौहार की चंद दिनों के लिए खुशी मनाने के लिए लौट रहे थे। मगर सेंट्रल रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से ऐलान हुआ था कि 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, मगर हालात कुछ जुदा नज़र आए। ऐसा लग रहा था जैसे स्टेशंस पर लोगों का एक सैलाब उमड़ आया है। कुछ लोग 12 घंटे तक लाइनों में खड़े रहे, कुछ 24 घंटे तक खड़े रहे। उसमें बुज़ुर्ग भी मौजूद थे, उसमें बच्चे भी मौजूद थे, उसमें ख़वातीन भी मौजूद थीं। और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी तो ट्रेन में दाखिल होने के लिए बड़ा ख़तरनाक इज़्तिराब लोगों में नज़र आया। कुछ खिड़कियों से दाखिल होते हुए नज़र आए, कुछ दरवाज़ों में एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए नज़र आए। और ऐसे में यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने दौरा भी किया, इंटरेक्शन भी किया लोगों से, मगर पीआर टीम ने पूरी कोशिश की कि फ्रेम में वो सारी चीज़ें, वो सारी परेशानियां जो एक आम आदमी झेल रहा है वो आने ना पाएँ। मगर पीआर टीम के लिए हुए वीडियोस के अलावा सोशल मीडिया पर अन्य वीडियोस गर्दिश करने लगे, वायरल होने लगे। उन वीडियोस में साफ देखा जा सकता है कि लोग किस तरह से परेशानी से जूझ रहे हैं। कुछ पैसेंजर्स ने ये भी कहा कि ट्रेन में कहीं पर भी बैठने के लिए जगह नहीं है, इवन टॉयलेट भी ऑक्यूपाइड हैं। अब आदमी जाए तो जाए कहाँ? ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। दिल्ली से, मुंबई से और सूरत से कई सारे लोग करोड़ों की तादाद में कहाँ का रुख कर रहे थे, या तो झारखंड का, या तो उत्तर प्रदेश का, या तो बिहार का। और बिहार में जब पलायन का रेशो इतना ज़्यादा है, यहाँ पर लोगों को एक तो रोज़गार नहीं है, ज़्यादातर यहाँ के लोग फार्मिंग पे डिपेंडेंट हैं। और फार्मिंग आखिर आदमी करे भी तो कितना करे? एक तो पहले शिक्षा नहीं मिलती, अगर शिक्षा मिल जाए तो रोज़गार की तलाश में आदमी अगर कोई फॉर्म भरता है तो एग्ज़ाम सेंटर पहुँचते हुए पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद वो आखिर घर पे बेरोज़गार बैठे भी तो बैठे कब तक? आखिर घर में बूढ़े माँ बाप की दवाइयों का बिल भी तो आ रहा होगा, या फिर बच्चों की फ़ीस भी तो भरनी होगी। इन हालात से परेशान होकर वो मुख्तलिफ रियासतों का रुख करता है। और जब रुख कर भी लिया, वहाँ जाके उसकी आइडेंटिटी पर दाग, एक तो बिहारी होने पर उसके साथ अपमानजनक हरकतें की जाती हैं, उसे अपनी गुस्से का निशाना बनाया जाता है, उसे निचले स्तर का बताया जाता है, बार बार उसे यह एहसास दिलाया जाता है। और बिहारी एक शब्द अपने आप में आप समझ सकते हैं कि कैसे इसका प्रयोग हो रहा है अलग अलग इलाक़ों में। इसके बाद जब वो साल में एक आध मर्तबा जब ऐसे त्यौहार आते हैं और दिल में एक छोटी सी उम्मीद लेके घर की तरफ लौटता है तो उसका सफ़र कुछ ऐसा होता है, भीड़ भाड़ से भरा, जहाँ पर वो लटका हुआ है अपने सामान समेत, 12 घंटे 24 घंटे लाइनों में खड़ा है कि महज कोई एक टिकट मिल जाए। अब जो दावे किए जा रहे हैं रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से, मैं आपको यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का एक पोस्ट बता देता हूँ फेसबुक पे जो उन्होंने किया। अश्विनी वैष्णव लिखते हैं कि 70 से ज़्यादा स्टेशंस पे होल्डिंग एरियाज़ बनाए गए हैं और टिकटिंग फैसिलिटीज़ 100 से ज़्यादा स्टेशंस पर बढ़ाई गई है। और हर एक डिवीज़न में जो ट्रेन का मूवमेंट है और जो जोन है, बोर्ड कंट्रोल रूम्स हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं सब कुछ। और जो स्टाफ है वो 24/7 एक्टिव हो चुका है। सारे मेजर स्टेशंस पर मिनी कंट्रोल रूम्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ CCTVs इंस्टॉल किए जा चुके हैं और क्लीनिंग का भी अरेंजमेंट किया गया है। और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ज़िंदा सेफली अपने घर को पहुंच चुके हैं। ये दावे तो खैर पोस्ट में किए जा रहे हैं, मगर दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया पर वीडियोस सामने आ रही हैं, उनके जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही कहानी बताती हैं। मुद्दा ये है कि हर साल वही कहानी रिपीट हो रही है, वही मुद्दा हर साल जब भी कोई त्यौहार आता है तो वही हालात रोनुमा होते हैं। इलेक्शन आते हैं और ये मुद्दा वोट बटोरने का एक टूल बन जाता है पॉलिटिकल लीडर्स के लिए। अभी भी आप देख रहे होंगे कि सारे लीडर, सारे पॉलिटिकल लीडर, सब के सब पलायन को मुद्दा बनाकर ये कह रहे हैं कि हम नौजवानों को रोज़गार देंगे, फलाना ढिमका, मगर उसका कुछ हल निकला? आज तक नहीं निकला। जो भी पार्टियां बिहार में सत्ता में आती रही हैं, क्या वजह है कि इतने सालों से महज
पिछले इलेक्शन में जो वादा किया था, इस बार इस वाले इलेक्शन में उन्हें वापस सेम वादा रिपीट करना पड़ रहा है। हालांकि उनके पास तो सत्ता थी, किसे मौका नहीं मिला। आरजेडी को मौका मिला, जेडीयू को मौका मिला, और एनडीए पिछली बार गठबंधन में जेडीयू के साथ थी, उन्हें भी मौका मिला, कुछ हुआ नहीं हुआ। फिर भी बिहार के लोग उन्हीं परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। और इसमें भी जो सीमांचल के लोग हैं, जो सीमांचल के नौजवान हैं, उनका पलायन रेशो तो और ज़्यादा है, क्योंकि ये जो सीमांचल की मिट्टी है पूरी की पूरी, यहाँ पर ना तो इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सरकारी नौकरी तो भूल ही जाइए, प्राइवेट नौकरी तो भूल ही जाइए। लोग आखिर करें तो करें क्या? दो वक्त की रोटी कमाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए मुख्तलिफ रियासतों का रुख करते हैं। आप सोचिए कि कोई कर्नाटका का है, कोई या फिर तेलंगाना का है, या और रियासतों का है, और एक बिहार का आदमी है, बिहार में रहने वाला व्यक्ति है, वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है और अन्य रियासतों के लोग भी उतना ही टैक्स दे रहे हैं। उनके भी डेमोक्रेटिक राइट्स वही हैं, जमहूरी निज़ाम में जो हुकूक उनको दिए जाने चाहिए वही हैं। एक बिहार में रहने वाले आदमी के भी हुकूक उतने ही हैं। तो फिर इतना डिफरेंस क्यों है यहाँ पर? इतना फासला क्यों है एक दूसरे में? आप इस चीज़ को समझिए कि आपको एक पॉलिटिकल टूल बना के रख दिया गया है। अब एक जो तब्दीली की लहर इस समय नज़र आ रही है, आप किसी और को मौका दे के देखिए, थोड़ी सी तब्दीली लाइए, क्या पता उसके पास आपकी परेशानियों का हल हो। और यहाँ पर कई सारे राजनीतिक दलों ने इस मरतबा पलायन को मुद्दा बनाया है, मगर उसमें भी एमआईएम ने इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है। अख्तरुल ईमान अक्सर इस पर बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लाई जाएंगी और नौजवानों के रोज़गार का प्रबंध किया जाएगा, और तकरीबन वो जो 40 लाख लोगों की आबादी है जो अन्य मुकामात में रह रहे हैं सीमांचल से, उनको यहीं पर अपने घर में ही रहकर घर की दाल रोटी खा के कमाने का अवसर उन्हें फ्राहम किया जाएगा। क्या पता ऐसा हो जाए। अब ये मैं तो नहीं कह सकता, ये सारा का सारा डिपेंड करता है आप पे। मगर हालात को एक बार देखिए, जांचिए, तोलिए। पिछले चुनाव में क्या वादे किए गए थे, उसके बाद क्या हालात हुए, और अब इस चुनाव में क्या वादे किए जा रहे हैं। कौन से चेहरे हैं जो बदले हैं और कौन से चेहरे हैं जो बदलने चाहिए। फैसला आप पे। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक और ख़ास चीज़ ये है कि रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से एक्शंस लिए जा रहे हैं। अब तक 20 एफआईआर हो चुकी हैं। यूनियन रेलवे मिनिस्टर वो खुद कहते हैं कि जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं रेलवे मिनिस्ट्री की ही नोटिफिकेशन पर डिपेंड रहे हैं, अफवाहों पे ध्यान ना दें। मगर जो लोग सच्चाई बता रहे हैं सोशल मीडिया पर, उन्हें पकड़ पकड़ के सेंसरशिप लगाई जा रही है, एक मैकेनिज़्म बिठा दिया गया है, उन पर केसेस किए जा रहे हैं। हो सकता है कि मेरी ये बात बोलना भी उनको बुरा लग जाए, तो उससे पहले कि वीडियो डिलीट हो जाए शेयर कर दीजिए, अन्य लोगों तक ये कहानी पहुँचाइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर मुस्लिम सियासत को अब तक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी और टॉपिक पर फिर से बात होगी।